जौनपुर गांव में एक बबलू नाम का बहुत ही मेहनती और गरीब किसान रहा करता था। एक दिन वो अपने खेत में अपनी फसल देखने चला गया। तभी वहां पर गांव का सरपंच आया और वो बबलू से कहने लगा। अरे बबलू, आज इतनी सुबह सुबह खेत में क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी हाँ सरपंच जी, सब ठीक है। मैं तो बस देखने आया था कि फसल में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं पड़े हैं ना, क्योंकि इस फसल के अलावा मेरे पास और कोई साधन सामग्री नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर चला सकूं। अच्छा अच्छा, लेकिन क्या हुआ? कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं सरपंच जी, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपकी बेटी कैसी है? मतलब ससुराल में खुश तो है ना? हाँ हाँ बबलू, खुश तो हैं, लेकिन लेकिन क्या हुआ सरपंच जी? अरे बबलू, अब तुझे क्या बताऊं? वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। कुछ इस तरह का मामला मेरी बेटी के साथ हो गया। दरअसल शादी से पहले तो दामाद जिस हिसाब से अच्छे से पेश आया करते थे, लेकिन अब तो शादी के बाद उनका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। अच्छा, लेकिन आपके दामाद जी तो बहुत ही रईस है ना? अरे हाँ हाँ बबलू, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैंने रईस दामाद देखकर मेरी बेटी के लिए लड़का पसंद किया, लेकिन अब जाकर उसके असली रंग मुझे पता चल रहे हैं। इसलिए बबलू, जब भी तुम अपने बच्चों की शादी करो, सबसे पहले ये जांचना कि लड़का और लड़की के स्वभाव कैसे हैं, क्योंकि चरित्र से बढ़कर और कोई कहना नहीं होता। उनके पास कितने पैसे हैं, वो कितने रईस हैं, कितने गरीब या रईस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में स्वभाव और चरित्र से बढ़कर और कोई बात मायने नहीं रखती। वैसे आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? सब कुछ ठीक होगा। समय के साथ आपके दामाद जी भी बदल जाएंगे। हाँ हाँ भाई, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा और कुछ काम है। अपना ख्याल रखना, ठीक है बबलू? जी सरपंच साहब, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तब सरपंच जी वहां से चले गए और बबलू भी अपना खेत देखकर वापस अपने घर जाने लगा। जैसे ही बबलू अपने घर जाने के रास्ते में चल ही रहा था कि तभी बबलू को लगा कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बबलू के पीछे कोई तो था जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन बबलू उसे नहीं देख पा रहा था। तभी वो थोड़ा सा भयभीत हो गया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बबलू बौखलाया हुआ अपने घर के अंदर चला आया। तभी उसके बेटे दीनू ने देखा कि उसके पापा थोड़ा भयभीत लग रहे हैं। तब उसके बेटे ने उससे पूछा। अरे पापा, क्या हुआ? आप इस तरह डरे क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो तो बस आते वक्त मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा था, इसीलिए मैं थोड़ा डर गया हूँ। अरे पापा, इतना ही ना? क्या आप भी कुत्ते से इतना क्यों डरते हो? कुछ नहीं होता। कुत्ते तो बस कभी कभी ऐसे ही लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे बेटा, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें कोई नई चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा, बताओ। अभी कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, क्योंकि अब हमारे खेत की फसल बढ़िया होती जा रही है। तो बस कुछ ही दिन की बात है, फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? पापा, मुझे एक नया कुर्ता चाहिए। लेकिन पापा, मुझे आपकी परिस्थिति का भी ख्याल है। मुझे पता है आप किस तरह से मेहनत मजदूरी करके हम सबके लिए धन जमा करते हो। इसलिए पापा, अगर आपके पास कुर्ता लाने जितने पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगले साल लाना। कोई बात नहीं पापा। दीनू के मुंह से ये समझदारी वाली बात सुनकर बबलू बहुत ही भावुक हो गया और उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहने लगा। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया,
कि अब मेरे बारे में इतना सोचने लगा है बेटा। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर, इस बार मैं तुम्हें एक नया कुर्ता लाकर दूंगा, मतलब दूंगा। बस कुछ दिन धीरज रख बेटा, ठीक है? फिर तुम्हारे पास एक मस्त नया कुर्ता आएगा। अपने पापा की ये बात सुनकर दीनू बहुत ही खुश हो गया और खुशी से नाचने झूमने लग गया। पापा, आप कितने अच्छे हो। आप मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हो। दीनू और उसके पापा बबलू ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक घर के बाहर से आसमान से बिजलियां कड़कने की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर बबलू बहुत ही डर गया। अरे यह क्या है? बिजलियां कड़कने की आवाज? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज रात भारी बारिश होगी? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने वो कहावत नहीं सुनी, गरजते बादल बरसते नहीं? तो पापा, ये सिर्फ गरजते बादल हैं, बरसेंगे नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे खेत की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान ना हो तो अच्छा है बेटा, क्योंकि हमारे पूरे परिवार का भविष्य खेत में उगी फसल पर ही निर्भर है। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे खेत की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा पापा। चलिए पापा, अब हम खाना खाकर सो जाते हैं। फिर जैसे तैसे अपने मन को मनाते हुए बबलू और उसके पूरे परिवार ने खाना खाया। खाना खाकर बबलू और उसका परिवार उम्मीद के कल के सपने देखते हुए सो गया। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका उम्मीद का कल एक बहुत ही भयंकर हकीकत बनकर उनके सामने आने वाला था। दूसरे दिन बबलू सुबह जल्दी उठा। उसने देखा तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। अरे ये क्या, पूरे गांव में पानी भरा है? मेरी फसल का क्या हुआ होगा? ऐसा कहकर बबलू जल्दबाजी में उसकी खेत की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव में भरा हुआ पानी जैसे तैसे पार करके बबलू अपने खेत तक पहुंच गया। सामने का दृश्य देखकर वो रोने लगा, क्योंकि उसकी पूरी फसल बिगड़ चुकी थी। बबलू अपना सर पीटकर दुखी होकर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी फसल चली गई, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अब मैं पूरे परिवार के सपने पूरे कैसे करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? भगवान, मैं क्या करूंगा अब? मेरे पास इतनी ही उम्मीद की किरण थी, वो भी चली गई। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा। अब मैं क्या करूंगा? फिर दुखी होकर बबलू अपने घर चला आया और अपने पापा को दुखी देखकर दीनू उसके पास आया और उससे पूछने लगा। पापा, क्या हुआ? हमारी फसल को नुकसान हुआ क्या? हाँ बेटा, हमारी पूरी फसल बाढ़ में बह गई, कुछ नहीं बचा बेटा। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लगता है हमारा जीना दुश्वार होने वाला है बेटा। अपने पापा की यह बात सुनकर दीनू रोने लगा। उसके साथ उसके पापा बबलू भी इस नुकसान की वजह से रोने लगे। कुछ देर रोने के बाद दीनू शांत हो गया और वो अपने पापा को समझाते हुए कहने लगा। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर सूझेगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा पापा। हाँ बेटा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हमारी पूरी फसल बिगड़ गई, इससे बुरा और क्या हो सकता है बेटा? हाँ पापा, आपकी बात सही है, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। हमें कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर दिखेगी। आप सकारात्मक सोचिए पापा। मुझे लगता है आज नहीं तो कल हमारे साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। बेटा, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, लेकिन हकीकत का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा।
अच्छा बेटा, दरअसल मुझे गांव के सरपंच को किसी काम से मिलने जाना है, तो मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, तू बेटे छोटी और माँ का ख्याल रखना। अगर मुझे आने में देरी हो जाए तो मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना बेटे, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हमें खुद को पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। बबलू के ये बातें सुनकर उसका बेटा दीनू सोचने लगा। उसको लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अपने पापा से पूछने लगा। पापा, क्या हुआ? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे नहीं बेटे, आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगा। मुझे सच में सरपंच जी से कुछ काम है, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है? अच्छा पापा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सरपंच जी को मिल कर आइए, तब तक मैं पूरे परिवार का ख्याल रखता हूँ। फिर बबलू अपने बेटे दीनू को प्यार से गले लगा के अपने घर से निकल गया। जाते जाते बबलू रास्ते में रो रहा था, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बारे में उसके परिवार को कोई भनक तक नहीं थी। कुछ ही देर में बबलू चलते चलते गांव की नदी पार कर गया। दरअसल बबलू खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था। उसके सुहानी सपने अब टूट चुके थे और हकीकत का आईना उसे इस कदर दिखा रहा था कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी करने का विचार ही आ रहा था। बबलू नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसको चीख लगाया। इस तरह अचानक पीछे से उसे किसी ने खींचा। ये देखने के लिए बबलू पीछे मुड़ा तो उसे एक तेजस्वी पुरुष वहाँ पर दिखाई पड़ा। बबलू उस पुरुष से पूछने लगा, तुम कौन हो और मुझे इस तरह खींच क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब इस दुनिया में मुझे नहीं रहना। मुझे इस नदी में कूदने दो। क्या तुम्हें नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करनी है? लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ कि तुमने अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी आशाएं ही छोड़ दी? लेकिन तुम हो कौन और मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बताऊं? अरे भाई, मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। नहीं नहीं, अब और मजाक नहीं। मेरी जिंदगी में जो कुछ होना था वो सब हो चुका है और अब मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। अब और नहीं, अब मुझे और कोई उम्मीद मत दिखाइएगा, क्योंकि अब मेरे जिंदगी से सभी उम्मीद की किरणें बुझ चुकी है। अब मुझे और कोई झूठी आशा नहीं देखनी है। यह जिंदगी तो एक भूल भुलैया की तरह है। हम जितना इस जिंदगी से आशा रखना छोड़ दें, उतने ही हम सुखी रह सकते हैं। मैं और मेरे पूरे परिवार ने उम्मीद रखी, लेकिन आखिरकार पूरी उम्मीद पर पानी फिर ही गया। अरे लेकिन भाई, ऐसा क्या हुआ कि तुम खुदकुशी करने के विचार में हो? फिर बबलू ने उस इंसान को उसके साथ घटी घटना बताई। बस इतनी सी बात? एक छोटे से नुकसान की वजह से तुम अपनी अनमोल जिंदगी गंवाना चाहते थे? अरे तुम्हें पता भी है जिंदगी का मोल? जिंदगी का मोल उनसे जाकर पूछो जो आखिरी समय तक जिंदगी जीने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें एक और दिन जीने को नहीं मिलता। तुम्हें पता है जिंदगी का मोल उन्हें पूछो जिन्हें चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। अरे भाई, जीवन तो बहुत ही अनमोल होता है और ये जीवन एक ही बार मिला हुआ है। कोई अगला जन्म पिछला जन्म नहीं होगा। जो है वो यही जीवन है। इसी जीवन में तुम्हें उम्मीद रखकर जिंदगी जीनी है। अरे भाई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं मेरे पूरे परिवार को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। अरे तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगने वाली है। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसी क्या खबर है जो सुन के मेरी जिंदगी में नई उम्मीद की किरण जागेगी? वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम हो कौन? दरअसल मैं राजमगढ़ राज्य के राजा प्रभाकर सिंह का सेनापति जय सिंह हूँ। सेनापति की ये बात सुनकर बबलू हक्का बक्का रह गया और वो कुछ देर तक उस सेनापति को देखता ही रह गया और उससे पूछने लगा, क्या आप आजादगढ़ राज्य के सेनापति हो? जी हाँ भाई,
मैं आजमगढ़ राज्य का सेनापति हूँ और मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। शायद किस्मत को यही मंजूर था। अच्छा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसी क्या खुशखबरी लाए हैं जिसे सुनकर मेरी जिंदगी बदलने वाली है? मेरी बात ध्यान से सुनना। दरअसल राजा प्रभाकर सिंह ने एक अनोखा इनाम घोषित किया है। मैं चाहता हूँ कि ये इनाम तुम्हें ही मिले। अच्छा, अनोखा इनाम? मतलब ऐसा क्या अनोखा इनाम है और ये इनाम कैसे मिल सकता है? दरअसल राजा प्रभाकर सिंह ने ये कहा है कि जो भी इंसान चाहे, वह राज्य का हो या पास वाले गांव का, वह अगर राजा को उसकी कमजोरी बता देगा तो राजा उस इंसान को ऐसा तगड़ा इनाम देंगे कि वो पूरी जिंदगी भर रईस बनकर जिंदगी गुजारेगा। मेरे हिसाब से राजा करोड़ों की इनाम देने वाले हैं। क्या? करोड़ों का इनाम? सेनापति जी, आप सच तो कह रहे हैं ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मैं इतने बड़े राज्य का सेनापति हूँ। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने हर एक चीज तुम्हें सच बताई है। तो बताओ, तुम इस इनाम को पाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल सेनापति जी, मैं इस इनाम को पाके ही रहूंगा। मैं मेरे पूरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ये इनाम जीतना बहुत ही जरूरी है। बस तो फिर कल ही दरबार आ जाना, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करके अपने राजा की कमजोरी ढूंढ के बतानी है। और हाँ, ये कमजोरी ढूंढना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि कई लोग राजा की कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सही जवाब नहीं पता है। सेनापति जी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ भी करके राजा की कमजोरी ढूंढ के ही दिखाऊंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम पूरी सूझबूझ और जिद से राजा के इनाम को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वो इनाम जरूर मिलेगा। चलो, तो मुझे अब चलना होगा। मुझे दरबार में कोई बहुत जरूरी काम है। कल सुबह तुम जल्दी राजा के दरबार पहुंच जाना और इस इनाम को पाने की कोशिश शुरू करना, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती होता है। ठीक है? वैसे तुम्हारा नाम? जी जय सिंह जी, मेरा नाम बबलू है। अच्छा, तो बबलू कल सुबह दरबार पहुंच जाना। चलो, अभी मैं चलता हूँ। फिर बबलू वहाँ से चला गया। उसके बाद बबलू घर पहुँचा। उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। घर पहुँचते ही बबलू के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट दिखाई दी। इस मुस्कुराहट को देखकर उसकी बीवी उससे पूछने लगी, अजी क्या हुआ? आपके चेहरे पर यह हास्य कैसा है? वैसे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कहीं आप उस सदमे में और चिंता की वजह से तो इस तरह हंस नहीं रहे हैं ना? अरे नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अब हमारे रोने के नहीं बल्कि हंसने के दिन शुरू होने वाले हैं और अब हमें एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलने वाला है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हो? फिर बबलू ने अपनी बीवी को सेनापति की पूरी बातें बताई। उसकी बीवी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई और वो खुशी से बबलू से कहने लगी, अजी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस इनाम को जरूर पाओगे। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि हमारी जिंदगी में कोई आशा की किरण जरूर चमकेगी। और देखिए ना, हमें खुशखबरी मिली। अजी लेकिन मुझे लगता है कि ये शर्त पूरी करके इनाम पाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना, आपने बताया कि दरबार में बहुत लोगों ने राजा की कमजोरी बताने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तो आपको बहुत तैयारी के साथ राजा को उसकी कमजोरी के बारे में बताना होगा। जी हाँ गीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये इनाम पाना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन गीता, मैं आसान काम करता भी नहीं। तुम देखना, मैं हमारे पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल बनाकर ही रहूंगा। जी हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है कि आप इस काम को जरूर कर पाओगे। वैसे आप राजा के दरबार में कब जाने वाले हो? गीता, मुझे कल सुबह ही जल्दी आजमगढ़ राज्य के राज दरबार पहुंचना होगा, तो मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल,
मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। चलिए अब हम खाना खाते हैं और हमारी जिंदगी में आने वाले नए पड़ाव के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चलो खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बबलू आजादगढ़ राज्य की ओर बढ़ने लगा। आजादगढ़ राज्य पहुंचकर वह राज दरबार में अंदर चला गया। वहां पर राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। बबलू को देखकर वह सेनापति जयसिंह से कहने लगे, सेनापति जी, आज हमारी दरबार में यह नया व्यक्ति कौन है? इनकी तारीफ। हुजूर, मैं इसे जानता हूँ। यह पास ही के गांव में रहने वाला बबलू है। बहुत ही मेहनती किसान है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसके कारण इसे पैसों की बहुत जरूरत है। दरअसल इसे भी अपनी नसीब आजमाना है। यह आपको आपकी कमजोरी के बारे में बता सकता है। अच्छा बबलू, जरा यहाँ आओ तो। फिर थोड़ा डरते डरते बबलू राजा के सामने आ गया और राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, आजमगढ़ राज्य के राजा प्रभाकर सिंह को मेरा प्रणाम। जी हुजूर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो तुम वो अनमोल इनाम जीतना चाहते हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, ये अनमोल इनाम पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कई बार उत्तर देने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ 2 बार मेरी कमजोरी बताने का मौका मिलने वाला है। अगर एक बार में तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका बचेगा, लेकिन अगर दोनों बार तुमने गलत जवाब दे दिया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें वो अनमोल इनाम नहीं मिल सकता। बात को समझ रहे हो ना? राजा की ये बात सुनकर बबलू चिंता में आ गया। बबलू के चेहरे पर छाई चिंता देखकर राजा उससे पूछने लगे, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? तुमसे नहीं होगा? अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो तुम अभी की अभी दरबार छोड़कर अपने गांव निकल सकते हो। नहीं नहीं हुजूर, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ भी करके आपको आपकी कमजोरी जरूर बताऊंगा। अच्छा है, वैसे मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। राजा और बबलू बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजा का मुनीम आ गया और वो राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, आजमगढ़ के राजा प्रभाकर सिंह को मेरा प्रणाम। हुजूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा भगत सिंह जी, बताइए आपको मुझसे क्या काम था? दरअसल हुजूर, मुझे आपको एक सलाह देनी थी। अच्छा बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? दरअसल हमारे राज दरबार के भंडार में कुछ अतिरिक्त पैसे जमा हुए हैं, तो क्या हम उन पैसों को गरीबों में बांट सकते हैं? इससे हमारे राज्य का नाम भी ऊंचा हो सकता है। इस पर सोचने जैसा है हुजूर, आपकी क्या राय है? भगत सिंह जी, आप भूल रहे हैं कि आजमगढ़ राज्य का राजा मैं हूँ, ना कि आप इस तरह की सलाह लेकर मुझसे बात मत किया करें, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहता हूँ। लेकिन आपको इस बारे में मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी जरूरतमंदों की मदद हो सकती है और इससे हमें दुआएं भी मिलेंगी। तो आप इस पर सोच विचार कर सकते हैं। भगत सिंह जी, आप आ सकते हैं। तभी ये बातें सुनकर बबलू राजा से कहने लगा, महाराज, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको एक बात बोलूं? जी बबलू, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल मुनीम जी की बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों की मदद करना एक बहुत ही नेक काम है, और इंसान होकर अगर हम इंसानों की मदद नहीं कर पाए तो फिर इंसान होने का क्या फायदा? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस अतिरिक्त पैसों से गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से गरीब कोई नहीं होता। हर कोई अपने ही मेहनत के दम पर गरीब या रईस होता है। तो अगर गरीब की किस्मत में रईस होना लिखा है तो वो कैसे भी करके होकर ही रहेगा, लेकिन अगर रईस की किस्मत में गरीब होना लिखा है तो वो कैसे भी करके गरीब होकर ही रहेगा। तो ये सब किस्मत का खेल है, हमें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो
मुझे नहीं लगता कि भंडारे में जमा हुए अतिरिक्त पैसों से हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इतने में सेनापति जय सिंह बीच में बोल पड़े। हुजूर, लेकिन मुझे लगता है कि बबलू बिल्कुल सही कह रहा है। किसी की मदद करना एक बहुत ही अच्छा काम है, तो हम उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। जय सिंह जी, आप बार बार भूल जाते हो, आप इस राज्य के सेनापति हो, ना कि राजा। आप कृपया अपने काम से काम रखिए। और हाँ, भंडारा राज दरबार का है, तो उससे संबंधित सभी निर्णय मैं ही लूंगा। दरबार में और कोई कार्यवाही है? तभी राज दरबार में एक सेवक हाजिर हो गया और वो राजा के सामने कुछ फल लेकर आया। इस वक्त मेरे सामने फल लेकर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, मैं दरबार में किसी भी प्रकार का व्यत्यय नहीं चाहता। अभी के अभी इन फलों को मेरे सामने से ले जाओ। बबलू ये बात सुन रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ आ गया और वो राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे आपकी कमजोरी का पता चल गया। बबलू जी, आप तो बहुत ही तेज निकले। बताइए बताइए, क्या है मेरी कमजोरी? मुझे तुम्हारे मुंह से मेरी कमजोरी सुननी है। बताओ बताओ, क्या है आजमगढ़ राज्य के राजा प्रभाकर सिंह की कमजोरी? और अगर तुमने मेरी कमजोरी सही से बताई तो अभी के अभी तुम्हें करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। और ये आजमगढ़ के राजा की जुबान है। महाराज, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी फल है। फल देखकर आप और किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाते, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सही बोल रहा हूँ ना महाराज? अरे बबलू जी, मुझे लगा कि आप बहुत ही होशियार हो। आपको बता दूं कि आप 2 मौकों में से एक मौका खो चुके हो। यह कमजोरी बिल्कुल गलत है, और यह मेरी कमजोरी नहीं। दरअसल मुझे मेरे वैद्य ने कहा है कि मैं फल सिर्फ खाने के कुछ समय पहले खाऊं, अन्य किसी समय मैं फल नहीं खा सकता। तो ये मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वैद्य की सलाह है। बबलू जी, मुझे दुख इस बात का है कि अब तुम्हारी स्थिति बदलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका जीवित है। अगर तुमने इस बार भी गलत उत्तर दे दिया तो फिर तुम्हें यह अनमोल इनाम कभी नहीं मिल सकता। राजा की ये बात सुनकर बबलू चिंता में आ गया, क्योंकि अब वो एक मौका चूक गया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, जिसको उसे जीतना ही जीतना था, क्योंकि अगर वो गलत उत्तर देता तो वह अपने परिवार की स्थिति कभी बदल नहीं सकता था। तभी राजा प्रभाकर सिंह ने कहा, चलिए, हमें दरबार को यहीं बर्खास्त करना होगा, क्योंकि अब मुझे आराम करना है। हमारे आराम करने का समय निकट है। चलिए, आज के दिन के लिए हमारा राज दरबार यहीं बर्खास्त होता है। फिर राजा का राज दरबार बर्खास्त हो गया। शाम को बबलू दुखी होकर अपने घर लौट आया। बबलू को दुखी देखकर उसका बेटा दीनू उससे पूछने लगा, क्या हुआ पापा, आप दुखी क्यों नजर आ रहे हो? राज दरबार में कुछ हुआ है क्या? वैसे आपने राजा की कमजोरी के बारे में सही से जवाब दिया है कि नहीं? दीनू की यह बात सुनकर बबलू बिलख कर उसे गले लगाकर रोने लगा। तभी दीनू ने बबलू से पूछा, पापा क्या हुआ, बताइए तो सही। राज दरबार में कुछ हुआ क्या आज? बेटा दीनू, लगता है अब हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी फसल तो पूरी तरह बिगड़ ही चुकी है, और मैंने राजा की कमजोरी के बारे में गलत जवाब देकर मेरे हाथ आया एक मौका गंवा दिया। अच्छा, लेकिन पापा, एक मौका मतलब आपको राजा की कमजोरी बताने के लिए कितने मौके मिलने वाले हैं? बेटा, राजा प्रभाकर सिंह जी ने ये कहा है कि कमजोरी बताने के लिए सिर्फ 2 ही मौके मिलने वाले हैं, और उस दौरान अगर किसी और ने राजा को उसके कमजोरी के बारे में बता दिया तो फिर वो अनमोल इनाम उसे मिलेगा। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में राजा को सही जवाब दे पाऊंगा। अच्छा, लेकिन पापा आप ये तो बताइए, आपने गलत जवाब कैसे दे दिया? फिर बबलू ने दीनू को राज दरबार में घटी सभी घटनाएं बताई। तभी कुछ सोचने के बाद दीनू बबलू से कहने लगा,
पापा, अब आपको राज दरबार में घटी सभी घटनाओं को अपने दिमाग में लाना है और उनके बारे में सोचना है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप धीरज से सभी घटनाओं के बारे में सोचेंगे तो आपको राजा की कमजोरी के बारे में सटीक जवाब जरूर मिलेगा। हाँ बेटा दीनू, तुम सही कह रहे हो। अब कुछ भी हो जाए, कल सुबह मैं राजा को उसकी कमजोरी बता कर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह बबलू खुशी से अपने घर से राज दरबार जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी दीनू ने देखा कि बबलू बहुत ही खुश था। दीनू ने अपने पापा से पूछा, अरे पापा, आप तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। लगता है आपको राजा की कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। हाँ बेटा दीनू, मुझे राजा की कमजोरी पता चल चुकी है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं आते वक्त अपने साथ करोड़ों इनाम लेकर आऊंगा। अरे वाह पापा, लेकिन मुझे बताकर तो जाइए। दीनू बेटे, आके सब बताऊंगा। अभी मुझे तुरंत आजमगढ़ राज्य के लिए निकलना होगा। फिर बबलू वहां से निकल गया और आजादगढ़ राज्य के राज दरबार में पहुंच गया और राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे आपकी कमजोरी का पता चल गया। अच्छा बबलू, तुम्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चला है? बताओ बताओ, क्या है मेरी कमजोरी? लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुमने दूसरा जवाब भी गलत दे दिया तो तुम्हें उल्टे पांव यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तीसरा मौका नहीं होगा। जी हुजूर, मुझे आपकी कमजोरी के बारे में बिल्कुल पता चला है और मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बताओ बताओ बबलू, मुझे तुम्हारे मुंह से मेरी कमजोरी सुननी है। महाराज, आपकी कमजोरी ये है कि आप किसी और से जुड़ी कोई भी सलाह नहीं मान सकते। बबलू के मुंह से ये बात सुनकर महाराज प्रभाकर सिंह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो गया और अपने सेवक को बुलाकर कहने लगा, तुरंत बबलू को करोड़ों का इनाम ला दिया जाए, क्योंकि आज इसने मेरी कमजोरी के बारे में मुझे न केवल जानकारी दी है बल्कि मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी कमजोरी बहुत ही जटिल है। राज दरबार के सभी लोगों ने बबलू के लिए तालियां बजाई और वो बबलू के चतुर दिमाग की प्रशंसा भी करने लगे। आज बबलू ने राजा की कमजोरी बताकर न केवल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया था बल्कि उसने राजा का सोचने का नजरिया भी बदल दिया था। बबलू राजा से मिला, वो करोड़ों का इनाम लेकर अपने घर पहुंच गया। उस दिन उसके पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके सुहाने सपने अब हकीकत में बदल चुके थे।